बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फ़िज़िक्स का पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड चैप्टर का 19th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम एडिशनल एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 2.28 तक हम कर चुके हैं, तो उसके आगे बढ़ते हैं। 29th क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोल रहा है अ स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 concentric spherical conductors held in position by suitable insulating supports। फिगर दी हुई है और आगे बोलता है शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर इज गिवन बाय C equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R1 minus R2 where R1 R2 are the radii of the outer and inner spheres respectively। मतलब इसने एक फिगर दी हुई है कि दो स्फेयर हैं, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, और कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है। ठीक है, छोटे वाले का रेडियस R2 है, बड़े वाले का रेडियस R1 है। और इसके ऊपर इसने चार्ज भी दे रखा है। अंदर छोटे वाले पे नेगेटिव चार्ज है -Q, बड़े वाले पे पॉजिटिव चार्ज है +Q। ठीक है, तो इसका हमको कैपेसिटेंस निकालना है, हमको शो करना है कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो देखो कैपेसिटेंस होता क्या है, C इक्वल टू Q/V, यही होता है ना। देखो दोनों के ऊपर सेम चार्ज है, हमने पढ़ रखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी क्या होता है, दोनों पे सेम चार्ज होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर सेम चार्ज होता है। और कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, या मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है, Q इज़ द चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव कंडक्टर, तो उसके ऊपर +Q है। ठीक है, डिवाइडेड बाय V इज़ द, वो ये V जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों के बीच में। इन दोनों में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आएगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडक्टर्स के बीच में। तो अब हमें Q तो पता ही है, Q ये दे रखा है, हमें V निकालना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो इसको ले लेते हैं, ये पहला वाला कंडक्टर है तो इसको लेते हैं V1 और ये V2। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर बड़ा वाला मान लेते हैं और छोटा वाला कंडक्टर मतलब बड़े वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 ले लेते हैं और छोटे वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V2 ले लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, देखो एक मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसमें फैला हुआ ऐसे दे रखा है, सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, और नेगेटिव चार्ज इस पर ऐसा फैला होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही हो गई। तो हम क्या करते हैं, एक यहाँ से सेंटर से R डिस्टेंस पे एक एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। ठीक है, इसको ले लेते हैं DR, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमको पता ही है, वो तो इसके ऑपोजिट है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, सेंटर की तरफ, और DR की डायरेक्शन बाहर की तरफ है। तो अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम उसका एक रिलेशन यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ रखा है, dV इक्वल टू -E.dr। ठीक है, तो ये रिलेशन हमको पता है, मतलब इंटीग्रेशन तो मत लगाओ, या तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दो। dV इक्वल टू -E.dr है और उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हमने सेंटर से लिया है, जो एलिमेंट है हमने छोटा सा लिया, उसका जो डिस्टेंस है वो सेंटर से R है, और एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं DR, तो उतने में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो dV है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, छोटे कंडक्टर से बड़े कंडक्टर तक जाएंगे। छोटे कंडक्टर का पोटेंशियल है V2, तो ये इसकी लिमिट हो जाएगी V2 से V1, और छोटे कंडक्टर का रेडियस है R2, तो फिर यहाँ पे R2 से R1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो E और DR के बीच में एंगल कितना है, E है अंदर की तरफ, DR है बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच में एंगल हो गया 180। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -R2 से R1 E.dr cos 180। ठीक है, और cos 180 कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका dV का इंटीग्रेशन क्या होगा, V, और उस पर लिमिट लग जाएगी V2 से V1।
इक्वल टू ये cos 180 -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिंपली इंटीग्रेशन ये बच जाएगा R2 से R1 EDR। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे ये जो हमने एलिमेंट लिया है यहाँ पे इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है ये कैसा मतलब किस शेप में फैला हुआ है, एक स्फेरिकल शेल की तरह फैला हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक स्फेरिकल, इसकी शेप कैसी है, स्फेयर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके ऊपर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। ठीक, और ऐसे ही सिमिलरली छोटा वाला जो कंडक्टर है इसका जो आउटर सरफेस है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो हम ये मान सकते हैं कि दो शेल है हमारे पास, एक पॉजिटिव चार्ज वाली जो बड़े वाले कंडक्टर के इंटरनल सरफेस पे फैला हुआ है, और एक नेगेटिव चार्ज वाली जो कि छोटे वाले कंडक्टर के आउटर सरफेस पे फैला है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो शेल है हमारे पास जिसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है यूनिफॉर्मली, एक पे बड़े वाले पे पॉजिटिव, छोटे वाले पे नेगेटिव। अब हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी है, और वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले की वजह से कितनी होनी चाहिए, बाहर वाला मतलब बड़े वाला जो कंडक्टर है इसकी वजह से इस रीजन पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो होगी 0। क्यों होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि कोई भी शेल होती है जिसके ऊपर चार्ज फैला होता है यूनिफॉर्मली, तो उसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, तो सिमिलर यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे लिखेंगे ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज 0। ठीक है, इज 0 इनसाइड द शेल, इनसाइड द मतलब बिटवीन द कंडक्टर्स बोल सकते हैं, बिटवीन इज 0 बिटवीन द कंडक्टर्स। बिटवीन द कंडक्टर्स का जो दोनों कंडक्टर के जो बीच में स्पेस है वहां की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, मतलब जो दोनों कंडक्टर्स के बीच में स्पेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 0 होगी, क्योंकि वो जो स्पेस है ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी बाहर वाले चार्ज की वजह से, क्योंकि ये स्पेस बाहर वाले शेल के अंदर लाई कर रहा है। तो हमने पढ़ा है कि जो भी शेल होती है जिसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ठीक है, उसकी वजह से तो इस पॉजिटिव चार्ज जो फैला हुआ है शेल के शेप में, स्फेयर के शेप में, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज के बाहर है स्पेस। ठीक है, ये जो स्पेस है पॉजिटिव चार्ज के अंदर है और नेगेटिव चार्ज के बाहर है। नेगेटिव चार्ज भी तो एक स्फेयर पे फैला हुआ है, स्फेरिकल शेल बोल सकते हैं, स्फेरिकल शेल पे नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। तो उस नेगेटिव चार्ज जो शेल है उसके बाहर ये रीजन लाई कर रहा है, तो बाहर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो भी हमने पढ़ रखा है, Q/R² वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज 0 बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, वो भी हमने पढ़ रखा है, इज ऐसे लिखते हैं ड्यू टू नेगेटिव चार्ज बिटवीन द कंडक्टर्स, इज Q/R²। सिंपल। तो E की वैल्यू जो भी होगी वो नेगेटिव चार्ज की वजह से होगी,
के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो 0 है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से, ठीक। अंदर की तरफ होगी, डायरेक्शन तुमको पता ही है, अंदर की तरफ। अब में मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या है, सेंटर की तरफ है, ठीक। अब यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड ही रखना है इस वाली इक्वेशन में। ये होता है ना ई डॉट डी आर, क्या होता है, ई मॉड डी आर का मॉड कॉस, उसके बीच में जो भी एंगल है, तो ये ई है, ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखेंगे, यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, v पे लिमिट रखेंगे, v1 माइनस v2 आ जाएगा, v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन r2 से r1 और e की वैल्यू रखते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। के 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो k और q तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है क्या होता है, ये होता है हमारा -1/r, ठीक है। और फिर इस पे लिमिट लगेगी कितनी, r2 से r1, तो इसको रख देते हैं हम, यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा के क्यू 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। अब क्या करना है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यही आ गया हमारा, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो v जो हमने लिया था ना यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये v इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। तो हमारा तो आ गया ये पोटेंशियल डिफरेंस, तो यही हमको, ये हम v ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब उस इक्वेशन में रख देंगे c इक्वल टू क्यू बाई वी, तो q अपॉन v मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया हमारा एक्सप्रेशन। तो इसमें रख देंगे के क्यू और ब्रैकेट में 1/r2 माइनस 1/r1, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, q तो कट गया, तो ये एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये एलसीएम लेंगे r1 r2 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे r1 माइनस r2, तो r1 r2 ऊपर चला जाएगा, तो r1 r2 अपॉन के r1 माइनस r2, ठीक है। और k की वैल्यू हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2, ठीक है। तो हमने निकाल दिया, शो कर दिया कैपेसिटेंस, यही शो करना था, यही डिराइव करना था हमको, कि जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा, इस वैल्यू से दिया जाएगा। तो ये हमने शो कर दिया, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी, तो ये हमने शो कर दिया और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 30th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैज एन इनर स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड एन आउटर स्फेयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो ये भी वैसा ही है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये एक छोटा, एक मान लेते हैं कि स्फेयर है और एक बड़ा स्फेयर है, ठीक है, ऐसा कुछ। अब इसका रेडियस दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर, ठीक, एक 0.12 मीटर, और बड़ा वाला रेडियस दे रखा है 0.13 मीटर, 13 सेंटीमीटर है ना बड़ा वाला। अब उसने क्या बोला कि आउटर स्फेयर इज अर्थ, अर्थ का मतलब ये होता है कि इसको हमने ग्राउंड में एक तार जोड़ी, मतलब आउटर स्फेयर जो है उसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया बाय अ वायर, कोई तार लगा दी और अर्थ में डाल दी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्थ करना। एंड द इनर स्फेयर इज गिवन अ चार्ज ऑफ 2.5 माइक्रोकूलम, ठीक। तो अब मतलब इसके ऊपर चार्ज है Q, ये ले लो Q कितना है 2.5 माइक्रोकूलम है, ठीक है। अब बोल रहा है द स्पेस बिटवीन द कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स इज फिल्ड विद अ लिक्विड
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32। तो इसके बीच में इसने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे, मतलब दोनों कंडक्टर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे रखा है, कैपिटल के। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं या एप्सिलॉन आर से भी कर देते हैं, जिस मर्जी से कर लो। तो अब ये कैपिटल के की वैल्यू दे रखी है 32। एक मिनट, यहां पे लिख लेते हैं, के की वैल्यू है 32। ठीक, अब उसने पहला पार्ट ये पूछा है कि डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो देखो, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में हमको क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिराइव करना पड़ेगा क्या सब कुछ? नहीं, दोबारा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से पकड़ लेते हैं। देखो, ये जो है हमारा, जब हमने ये निकाला था एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है, तो इससे पहले पकड़ लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। कौन सा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाली एक्सप्रेशन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और फिर डिराइव कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तब देखो, एक मिनट, या फिर सीधा इस एक्सप्रेशन, ये हमने निकलना यही है, डिराइव करके ये आएगा। बस डिफरेंस ये है, देखो ये जो कैपेसिटर है, इसमें दोनों कंडक्टर्स के बीच में हवा भरी हुई थी। ठीक है, कुछ नहीं था, कोई मीडियम नहीं था, तो यहाँ पे सिंपल एक एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अगर हम दोनों कंडक्टर्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो फिर ये जो भी एक कैपेसिटेंस होगी वो के टाइम्स हो जाती है, जो हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट तो C होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल के आ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है जो कि अगर हम कैपेसिटर में कोई डाइलेक्ट्रिक भर दें तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है पुराने वाले से। मतलब अगर उसके बीच में हवा होती तो जो कैपेसिटेंस होता उसका के टाइम्स हो जाएगा अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर देंगे। ठीक है, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। तो यही फॉर्मूला लगाना है हमको। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, कितना आएगा, सारी वैल्यू डाल देते हैं। देखो, हमको दे रखा है 4 पाई की वैल्यू तो चलो 3.14 होती है, एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, इंटू के की वैल्यू दे रखी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32, और R1 दे रखा है कितना 0.13, और R2 दे रखा है 0.12। ठीक, और इसके बाद नीचे आ जाएगा R1 माइनस R2 मतलब 0.13 माइनस 0.12। तो ये सारी वैल्यू डाल देनी हमको, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैपेसिटेंस आ जाएगा C इक्वल टू 5.5 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड। ठीक है, ये हमने निकाल दिया कैपेसिटेंस। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फेयर। अब अंदर वाले स्फेयर का हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। अब देखो, इसमें क्या है ना कि इसके ऊपर चार्ज दे रखा है 2.5 माइक्रोकूलम, तो पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे अपने आप ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन। कंडक्टर है ना ये, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं। ये आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये ऐसा ड्यू टू इंडक्शन, और यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही अंदर वाले पे। अब होगा क्या, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। एक मिनट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ जाएगी।
और अगर हम सेंटर से मान लेते हैं किसी r डिस्टेंस पे dr, और dr भी उसी डायरेक्शन में है, r डिस्टेंस पे dr ले लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट, तो हम उस छोटे से एलिमेंट पे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही करना है। तो ये लिख लेंगे हम dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है, इंटीग्रेशन, और ये कहां से कहां जाएगा, v2 से v1, वही उसको v2 ले लेते हैं हम, इस वाले को v2 ले लेते हैं, अंदर वाले को v2 ले लेते हैं, बाहर वाले को v1 ले लिया। तो हम अंदर वाले से बाहर की तरफ जाएंगे तो v2 से v1 तक जा रहे हैं। अब ये रेडियस कहां से कहां जा रहा है, r2 से r1, अंदर वाले छोटे वाले कंडक्टर का हमने रेडियस r2 ले लिया और बाहर वाले का r1 ले लिया। तो वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले क्वेश्चन में अंदर की तरफ थी, सेंटर की तरफ जा रही थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस r2 से r1 ई डी आर कॉस 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ है और हम भी बाहर की तरफ ही जा रहे हैं, तो डी आर भी बाहर की तरफ है, तो इसीलिए एंगल 0 हो गया उनके बीच में, ठीक है। तो ये कॉस 0 1 होता है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये नेगेटिव जो चार्ज है इसकी वजह से। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर आया तो पॉजिटिव चार्ज भी आएगा बाहर की तरफ, लेकिन वो अर्थ कर रखा है ना, तो सारा नीचे निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, लेकिन जैसे आपने अर्थ कर दिया, जैसे ही अर्थ कर दोगे तो जो बाहर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा अर्थ में चला जाएगा, तो बाहर कुछ नहीं है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दोनों स्फेयर्स के बीच में है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हाँ, तो बाहर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर ही होगी, दोनों स्फेयर्स के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, R2 से, हाँ एक चीज़ और है, तो वही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे जो हमने एलिमेंट लिया है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से 0 होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज एक स्फेरिकल शेल पे फैला हुआ है और शेल के अंदर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है यूनिफॉर्म शेल के अंदर, अगर शेल के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से होगी, पॉजिटिव चार्ज जो वो भी शेल की तरफ फैला हुआ है, तो कितनी होगी, वही KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे रख देंगे KQ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। क्यू हमको दे रखा है वो 2.5 माइक्रो कूलम, उसको बाद में रख देंगे। R2 से R1, अब यहाँ पे dr, अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। KQ तो कॉमन आ जाएगा, KQ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं KQ, और लिमिट लगेगी 1/r पे, क्योंकि प्लस हो जाएगा ना, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r है और माइनस माइनस प्लस हो गया, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब उसके बाद ये R2 से R1 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिमिट क्या होगी, यहाँ पे dv का इंटीग्रेशन v और इस पे लिमिट v2 से v1 इक्वल टू किसके बराबर है, ये KQ, यहाँ पे लिमिट रख देंगे ना, ये R1 रखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2, तो 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो इसमें भी लिमिट रख दो, ये कितना हो जाएगा, v1 माइनस v2 इक्वल टू KQ, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1 अपन R1 R2, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, जब हम किसी कंडक्टर को अर्थ कर देते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं, तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा हम 0 मानते हैं, क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ सकता, ठीक है। अर्थ इतना बड़ा है कि वो कितना भी चार्ज ले सकता है और कितना भी चार्ज दे सकता है, वो खुद का भी चार्ज नहीं हो सकता।
वो इतना बड़ा है, ठीक है। तो हम ये मानते हैं, वी अज्यूम दैट पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, हमेशा, ठीक है। ये हम एज्यूम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आ सकता। अगर कहीं से कोई चार्ज घुसेगा तो कहीं से निकल जाएगा, तो नेट चार्ज उस पर कुछ जीरो ही रहेगा हमेशा, ठीक है। आप इतना ध्यान में रखिए, अर्थ इतना बड़ा है कि उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो लिया जाता है। तो अब ठीक है, ये कंडक्टर है, अर्थ इज कंडक्टर, अर्थ इज अ कंडक्टर। और हमने क्या किया, एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से जोड़ दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, ये जो स्फेयर है, ये बड़ा वाला स्फेयर है, ये कंडक्टर है, इसको हमने अर्थ के साथ जोड़ दिया, तो दो कंडक्टर जुड़ गए। तो दो कंडक्टर जुड़ जाते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस वजह से बड़े वाले का जो पोटेंशियल होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के बराबर होना चाहिए ना। दोनों को जोड़ दिया, दो कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे अर्थ के साथ जोड़ दिया तो स्फेयर का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 जो है कि ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ज़ीरो रख देंगे तो -V2 आ जाएगा। -V2 इक्वल टू KQ R2, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, चलो अभी क्यों रख देते हैं भाई, R2 - R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। चलो वैल्यू रख देते हैं, कितनी आ जाएगी, K की वैल्यू ये K पता कौन सा है, ये वो है K 9 × 10⁹, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से अलग है। वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K था, ठीक, ऐसा ये चीज़। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने लिया था ना पिछले इस वाले क्वेश्चन में, ये कैपिटल K है, और ये जो स्मॉल k है इसकी वैल्यू तो 1/4πε0 होती है, ठीक। तो यहाँ पे ये 1/4πε0 वाला है, ये जितना भी k दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्चुअली एक हमने मिस कर दिया, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, E अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पे वो भरा हुआ है ना, हमने ये मटेरियल भरा हुआ है ना, तो मटेरियल भरने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है मटेरियल भरने से पहले, डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी थी, उसको डाल दो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा कैपिटल K, ये स्मॉल k है, ये कैपिटल K है, ये स्मॉल k और ये कैपिटल K, स्मॉल k कैपिटल K, स्मॉल k कैपिटल K, ऐसे आएगा इसमें, ठीक। ये कैपिटल K क्यों आया, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स के बीच में हमने मटेरियल भरा हुआ है ना। मटेरियल भरने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है, कैसे क्या हो जाती है, ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पे अब वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इफ देयर इज नो मीडियम डिवाइडेड बाय जो मीडियम हमने डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। मतलब मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाती है, E/K सिंपल, जो E हमारा हमने लिया था KQ/R² दैट डिवाइडेड बाय K, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू रख देंगे। K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹, R2 कितना है, R2 छोटा वाला है 0.12, माइनस R1 बड़ा वाला 0.13, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे तो आ जाएगा K, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है, और R1 R2 कितना है, R1 ये रहा, सब दे रखा है 0.12 × 0.13, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगी वैल्यू हमारी -V2 इक्वल टू 4.5 × 10⁻² वोल्ट, माइनस का माइनस कट जाएगा तो V2 की वैल्यू आ जाएगी 4.5 × 10⁻² वोल्ट, ठीक है। ये यहाँ पे हमने एक चीज़ और छोड़ दी थी गलती से,
ये Q की वैल्यू तो डाली नहीं, Q की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू वो भी डालनी है हमको यहाँ पे। 2.5 माइक्रो कूलम दे रखा था, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻6 एक बार देख लेते हैं। हाँ 2.5 माइक्रो कूलम, तो वो भी डालना है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ऑफ, मतलब V2 छोटा वाला जो इनर स्फेयर है उसका पोटेंशियल 4.5 इंटू 10⁻² वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। तो यहाँ पे ये ए पार्ट है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे बी पार्ट। अब सी पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। सी बोल रहा है कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि अब हमको कैपेसिटेंस निकालनी है। कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। अच्छा, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस निकाल दिया हमने 5.5 10⁻⁹। अब इसको हमको कंपेयर करना है ऐसे कैपेसिटर से जिसमें सिर्फ एक ही स्फेयर है। इसमें बोला कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। दिस कैपेसिटर मतलब जिसमें दोनों स्फेयर हैं और उसमें मीडियम भरा हुआ है जो भी है, उसका कैपेसिटेंस निकाल लिया 5.5 इंटू 10⁻⁹। अब उसने बोला है कि इसको कंपेयर करना है किससे, विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेयर। आइसोलेटेड स्फेयर मतलब एक ही स्फेयर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो उसका पहले कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं सी पार्ट में। तो अगर एक हमारे पास स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.12 मीटर उसका रेडियस दे रखा है। इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका देखो मैं बताता हूँ। पहले तो आप मान लेते हैं कि अभी हमने जो निकाला स्फेरिकल कैपेसिटर में जिसमें दो कंडक्टर हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कोई मीडियम यहाँ पे है नहीं, उसने बोला भी नहीं है मीडियम नहीं है, तो यहाँ पे हम वैक्यूम वगैरह ले लेते हैं। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2, ये है फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो दूसरा कंडक्टर है ही नहीं। तो अगर दूसरा कंडक्टर नहीं है तो उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरा कंडक्टर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो एक आप ये मत समझिए कि कैपेसिटर जो है वो एक कंडक्टर से बनता है। कैपेसिटर दो कंडक्टर से बनता है, दूसरे कंडक्टर को आप इन्फिनिटी पे भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसने बोल दिया ना कि ये एक ही स्फेयर पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली दूसरा स्फेयर पड़ा होगा इन्फिनिटी पे। तो हम जो ये R1 है उसको हम इन्फिनिटी ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको पहले ये काम करते हैं, R1 R2 को नीचे ले आते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। R1 R2 को नीचे लिया। अब इन दोनों को यहाँ पे अलग कर लेते हैं। C की वैल्यू क्या आएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। तो अब ये R1 की वैल्यू कितनी है, R1 मतलब बड़ा वाला स्फेयर तो हमारा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो R1 हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे C की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 0.12। अभी रहने दो, अभी R2 ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो वैल्यू डाल ही दो। अब 0.12 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 है और 1 अपॉन 0.12 तो ऊपर चला जाएगा। 4 पाई इंटू कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 0.12। ये इसको C डैश ले लो, C डैश और C डैश। ठीक है, तो C डैश हमने निकाल लिया कि एक आइसोलेटेड क्या है स्फेयर, एक ही स्फेयर है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इतना होगा। हम दूसरे कैपेसिटर बड़े वाले स्फेयर को हम मान लेंगे कि इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो C डैश आ जाएगा हमारा, C डैश इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻11 फेरेड। ठीक है, अब उसने ये हमने वैल्यू निकाल दी आइसोलेटेड स्फेयर की, और उसने देखो क्या बोला है
एक्सप्लेन वाई द लेटर इज मच स्मॉलर, मतलब अभी जो हमने निकाला है वो इतना छोटा क्यों है एज कंपेयर टू दिस। देखो हमने जो पहले निकाला था ये वाला कैपेसिटर, इसके लिए जो कैपेसिटेंस था ये था 5.5 × 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ के ऑर्डर का आ रहा है। लेकिन जो हमने अभी निकाला वो आ रहा है 10⁻⁻11 के ऑर्डर का, मतलब 100 टाइम्स कम आ रहा है लगभग। तो इतना कम क्यों आ रहा है वो इसलिए ये बोल रहा है। इतना कम इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो R2 की वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे अगर हम R1 की वैल्यू अगर ज़्यादा हो जाएगी, ये अगर आप बढ़ा दोगे, ठीक है, ये बढ़ा दिया और बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, 1/R1 वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगी, तो ये पूरी डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ये ज़्यादा हो जाएगा तो C' अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे वहाँ पे क्या था, एक डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ था, तो डाइलेक्ट्रिक भरने से क्या हुआ कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है, उतना टाइम्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे तो हवा है, वैक्यूम है, डाइलेक्ट्रिक तो है नहीं कुछ, तो इसी वजह से यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, और वहाँ पे 32 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस वजह से वो ज़्यादा हो गया था। तो ये दो रीज़न है कि रेडियस जो बड़े वाला स्फेयर है उसका रेडियस इन्फानाइट है, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस कम हो गई। दूसरा यहाँ पे जो मीडियम है वो वैक्यूम है, ठीक है, उस वजह से भी उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो गई। जबकि अगर डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो कैपेसिटेंस आती है वो ज़्यादा आ जाती है, ठीक। तो इस वजह से ये जो हमारी कैपेसिटेंस निकली है ये कम निकली है एज़ कंपेयर टू वो पहला वाला कैपेसिटेंस जब मीडियम भरा हुआ था और 2 कंडक्टर थे स्फेरिकल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 31st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है, इसमें ए से लेके जी तक के पार्ट है। पहला पार्ट ये बोल रहा है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फेयर्स कैरिंग चार्जेस Q1 and Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by Q1 Q2 by 4 pi epsilon r square, where r is the distance between their centers. तो इसमें बोल रहा है कि 2 large conducting spheres, 2 कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं, बड़े बड़े हैं, और उनके ऊपर चार्ज है Q1 Q2, ठीक है, और उनको काफ़ी क्लोज रखा हुआ है, तो बोल रहा है कि क्या उनके जो बीच में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या ये वैल्यू इससे दे सकते हैं, देख लेते हैं। चलो, पहला पार्ट है कि 2 हमारे पास कंडक्टिंग स्फेयर्स रखे हुए हैं, ठीक है, और उसके ऊपर चार्जेस हैं। अब मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मान लो दोनों के ऊपर, इस पे Q1 इस पे Q2, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ये कंडक्टर पास में रखे हुए, तो ये क्या करेगा, रिपेल कर देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज तो दूर भाग जाएगा, क्यों, पॉजिटिव चार्ज दूर चला जाएगा, ठीक। अब जो ये चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब जो एवरेज डिस्टेंस होगा चार्जेस के बीच में, वो तो ज़्यादा हो गया ना। सेंटर से सेंटर के बीच में मान लेते हैं कितना डिस्टेंस है, r, लेकिन हमें तो सेंटर से सेंटर थोड़ी देखना होता है, हमें तो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस लेना होता है ना। तो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको r1 ले लो, ठीक। तो r1 इज मोर देन r, ठीक। तो अब हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम उस फॉर्मूले से ये दे नहीं सकते। कूलम जो फोर्स उसने बोला है F इक्वल टू के Q1 Q2, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा बाय r², ये मतलब जो फोर्स ये ऐसे दे नहीं सकते, फोर्स विल नॉट बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय r²। एक्चुअली ये जो फॉर्मूला होता है ये लगता है पॉइंट चार्जेस के लिए, यहाँ पे तो पॉइंट चार्जेस है नहीं, ठीक है। और दूसरा मतलब ऐसे बोल सकते हो आप कि के Q1 Q2 by r² is valid when size of the bodies is negligible
या फिर ऐसे बोल दो कि इज द साइज ऑफ द बॉडीज इज वेरी स्मॉल। नेग्लिजिबल भी ठीक है, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बॉडीज। लेकिन ऐसे ठीक है, बॉडीज द साइज ऑफ द बॉडीज इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। ये फॉर्मूला तब लगता है जब दोनों बॉडीज का जो साइज है, मतलब डायमीटर ले लो, रेडियस कुछ भी ले लो, उनको साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द बॉडी। मतलब समझ लो कि अगर यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो इनका जो खुद का रेडियस है, इनका जो अपना रेडियस है बॉल का, वो कंपेरेबल है। कंपेरेबल किसके सामने? ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और डायमीटर ऑफ द बॉल्स आर कंपेरेबल। लेकिन तो अगर कंपेरेबल है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। ये फॉर्मूला वैलिड कब होगा? जब जो साइज है वो बहुत छोटा है, मतलब बॉल बहुत छोटी हो और उनके बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लग नहीं पाएगा। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव चार्ज दूर दूर चला गया तो आर, तो यहाँ पे आर ले ही नहीं सकते, R1 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। इफ कूलम्स लॉ involved, if Coulomb's law involved 1 upon r cube dependence instead of 1 upon r square, would Gauss law be still true? तो इसको भी कर लेते हैं बी पार्ट में। ये बोल रहा है कि अगर गॉस लॉ 1 अपॉन आर क्यूब की तरह वेरी करे, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है क्यू और यहाँ पे एक चार्ज है स्मॉल क्यू, और इन दोनों के जो बीच में फोर्स लग रहा है वो अगर ऐसा वेरी करे के क्यू क्यू अपॉन, ऐसे मान लेते हैं इसको यहाँ बना लेते हैं क्योंकि हमें गॉस लॉ भी लगाना पड़ेगा ना। तो मान लेते हैं कि ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है और ये स्मॉल क्यू चार्ज। ठीक है, अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है के क्यू क्यू बाय आर क्यूब। वैसे तो गॉस लॉ, वो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि फोर्स लगता है के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन इसने बोला कि अगर कूलम्स लॉ ऐसा वेरी करे 1 अपॉन, मतलब नीचे आर क्यूब आ रहा हो, तब क्या गॉस लॉ तब भी वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, ये पूछ रहा है वो। तो देख लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। अगर फोर्स इतना लग रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी ऐसा ही हो जाएगा। इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एफ अपॉन स्मॉल क्यू। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स कितना लग रहा है? ये रहा, और डिवाइडेड बाय चार्ज कर दोगे तो के क्यू बाय आर क्यूब आ गया। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट जहां पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम गॉस लॉ लगाएंगे, अब हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए या डी एस, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक गॉसियन सरफेस मान लेंगे। ठीक है, ये एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जो कि क्यू पॉइंट से यहाँ, जहाँ पे क्यू रखा हुआ है स्मॉल क्यू, वहीं से पास कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक एरिया ले लेते हैं डी ए, उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो बाहर की तरफ होगा। ठीक, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो तो है ही बाहर की तरफ। ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच में एंगल जो हो गया 0 हो गया। तो ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। ठीक, अब जो फ्लक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पूरे सरफेस के ऊपर, उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगेगा के क्यू बाई आर क्यूब। तो हर पॉइंट पे जो रेडियस है वो तो सेम है ना, आर सेम है, तो के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब हर पॉइंट पे लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो हर पॉइंट पे सेम आएगा इस स्फेयर के ऊपर। तो इसीलिए हम उसको बाहर ले लेंगे, ई इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस डी ए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर क्यूब, के क्यू बाई आर क्यूब है, और इनटू डी ए, डी ए का इंटीग्रेशन एरिया, और एरिया कितना होगा इस स्फेयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो आर स्क्वायर एक इससे कट जाएगा तो एक आर बचेगा, कितना आ गया, के क्यू 4 पाई अपॉन आर। ठीक, अब गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आना चाहिए। तो क्या ये आ रहा है, ये देख लेते हैं, के की वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 मतलब क्यू ऊपर रहेगा, 4 पाई इधर रहेगा, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर 4 पाई कट गया, ये कितना आया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो मतलब फ्लक्स जो है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आर आ रहा है। लेकिन गॉस लॉ, सॉरी ये कैपिटल क्यू है, गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ बोलता है कैपिटल क्यू मतलब जो भी चार्ज है स्फेयर के अंदर वो वाला चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमने जो ये कूलम्स लॉ को 1/r³ से जब हमने वेरी कराया था, हमने माना था कि कूलम्स लॉ 1/r³ से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी KQ/r³ है, और उससे हमने जो फ्लक्स निकाला वो कुछ ऐसा आ रहा है जिससे कि गॉस लॉ वेरीफाई नहीं होता। ठीक है, मतलब इससे ये हमें साफ पता चलता है कि जो फ्लक्स है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गॉस लॉ बोलता है ये गॉस लॉ है। ठीक है, एक यहाँ पे लिख देते हैं कि ये गॉस लॉ। तो गॉस लॉ तो वेरीफाई हो नहीं पा रहा क्योंकि जो हमने फ्लक्स निकाला है वो आर पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। लेकिन गॉस लॉ में कहीं भी आर नहीं आता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गॉस लॉ है वो ट्रू नहीं रहेगा अगर हमने ये मान लिया तो। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे कि गॉस लॉ will not be valid if Coulomb's law, एक मिनट, if force, ऐसे लिखो, if force depends, ऐसे लिखो, force varies as 1/r³। ठीक है, सिंपल, मतलब गॉस लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट भी देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इसमें हमने किसी भी टेस्ट चार्ज को रख दिया, कोई भी चार्ज रख दिया, तो ये कहाँ जाएगा, क्या वो उसके ऊपर मूव करेगा फील्ड लाइन के ऊपर, या कहीं और भी जा सकता है। देखो होगा क्या, फोर्स तो उसके ऊपर लगेगा टेंजेंशियली, ये हमने पढ़ रखा है, फोर्स लगेगा टेंजेंशियली। लेकिन जैसे ही फोर्स लगेगा
तो ये इस लाइन को छोड़ सकता है, ठीक है, छोड़ भी सकता है। और ऐसे अगर कर्व, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व है तो पक्का छोड़ देगा और किसी दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे चला जाएगा, ठीक। तो फोर्स ऐसे, फोर्स तो हमेशा टेंजेंशियली लगेगा, लेकिन ये पार्टिकल कहीं और भी जा सकता है क्योंकि इसके पास फिर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर ये मूव करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को छोड़ के दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे भी जा सकता है, चला ही जाएगा ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया की वजह से ये यहाँ से उठ के कहीं और भी चला जाएगा, तो फिर मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पर मूव करेगा। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, और इस पे आपने अगर किसी चार्ज को छोड़ा तो ये कहाँ जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा इधर, फोर्स तो इधर ही लगेगा, एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा और वेलोसिटी भी इधर ही होगी, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, इसमें तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, तो इसमें फील्ड के ऊपर मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन। पार्टिकल will move along इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसमें तो कर लेगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक मिनट, ठीक है, लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व हो तो फोर्स तो टेंजेंशियली लगेगा और ये वेलोसिटी, ये इसकी कहीं और भी हो सकती है, वेलोसिटी यहाँ होगी, वेलोसिटी कहीं भी, मतलब जब ये जैसे इसको वेलोसिटी मिलेगी ये यहाँ से छोड़ के आगे भाग जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोड़ देगा वो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उस पर चले। तो इन दिस सिचुएशन पार्टिकल विल मूव इन सम आर्बिट्रेरी पाथ, ठीक है, पार्टिकल विल मूव on arbitrary path when electric field line is curved, ठीक है। तो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म तो ऐसी होती है, स्ट्रेट ही होती है, लेकिन यूनिफॉर्म हो या फिर ऐसे बोलो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यूनिफॉर्म मत बोलो, ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज क्या, इज स्ट्रेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज स्ट्रेट, अगर ये स्ट्रेट है तो ये ठीक है, सीधी लाइन पे ही चलेगा, अगर ये कर्व्ड है तो ये कहीं और भी चला, कहीं भी जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ऐसा होता क्या है कि जैसे ही फोर्स लगेगा इसके ऊपर एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, और वेलोसिटी से जब ये भागेगा तो किसी पाथ पे मूव करेगा, वो कर्व पाथ भी हो सकता है, कर्व पाथ में आ जाता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, ये सब आने लगते हैं, तो उस केस में फोर्स और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ अलग ही होती है, ठीक है, अलग हो सकती है। तो इस वजह से ये पार्टिकल कोई ज़रूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे मूव, मतलब इस पाथ पे मूव करे, पाथ पे मूव करेगा ही नहीं, वो छोड़ देगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। अब डी पार्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ अ न्यूक्लियस इन अ कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, मतलब ये बोल रहा है कि अगर एक, डी पार्ट में देख लेते हैं, एक अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी एटम के अंदर, तो एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना यहाँ पे न्यूक्लियस में,
और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो जब पूरा सर्कल एक पूरे ऑर्बिट में, ऐसे ही बोला उसने, कहाँ गया ये, हाँ, कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट, एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो फिर इसमें, हाँ, जब ये पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करता है तो वर्क डन क्या, वर्क डन का फॉर्मूला हमको पता है कितना होता है, Q इंटू डेल्टा वी, मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, और हमको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, मतलब जैसी भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो हम बोल सकते हैं अगर यहां से घूम के वो वापस इसी पॉइंट पे आ गया तो इनिशियल पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। अब वर्क डन कितना हो गया, 0, क्योंकि जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही है तो इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल भी सेम हो जाएंगे, सेम हो गए तो वर्क डन तो सीधा 0 हो गया ना। तो इसीलिए वर्क डन ये 0 होगा, कोई भी वर्क डन नहीं होगा जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में पूरा सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट करे, ठीक। अब वो बोल रहा है कि व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, अगर इलिप्टिकल होता ये वाला ऑर्बिट तब क्या होता, अगर ये इलिप्टिकल होता है ऐसा कुछ, मान लो कि ये ऐसा घूम रहा है इलिप्टिकल और इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे घूम के वापस आ गया, ठीक है, तो तब भी तो यही होता, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लगेगा, तब भी तो सेम ही लगेगा, Vf माइनस Vi। तो अब इलिप्टिकल पे घूमे चाहे सर्कुलर पे घूमे चाहे रेक्टेंगल पे घूमे स्क्वायर पे घूमे किसी भी पाथ पे घूमे, अगर वो वापस आ गया तो पोटेंशियल जो होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे सेम रहेगा। अगेन Vi इक्वल टू Vf और W इक्वल टू 0, जो वर्क डन है वो 0 हो गया, ठीक, वर्क डन 0 हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गए। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड, पढ़ चुके हैं वैसे हम, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे करता है, ठीक है। तो इसीलिए वर्क डन 0 ही रहेगा, कोई सा भी पाथ हो, बस ये वापस आना चाहिए उसी पॉइंट पे। तो डी पार्ट हो गया, ई पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। तो देखो मतलब क्या है कि ई पार्ट में इसमें देख लेते हैं, ये बोल रहा है कि कंडक्टर, मान लो कोई कंडक्टर है, एक स्फेयर ही मान लेते हैं, और बोल रहा है कि इसके ऊपर चार्ज है कुछ भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी अंदर तो होगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो होती नहीं है, 0 होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होती है बाहर होती है, बाहर हो सकती है। मान लो चार्ज है इसके ऊपर कुछ, ठीक है, ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी बाहर होगी, तो बाहर नॉन जीरो होगी, KQ/R², हमको पता फॉर्मूला जो भी लगता है, ठीक है। तो अगर ये स्फेयर भी नहीं मानोगे तो कुछ तो मानोगे ना, कुछ इरेगुलर शेप मानोगे तो, लेकिन कुछ भी होगी जो भी होगी कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाहर, नॉन जीरो होगी, तो बाहर नॉन जीरो होती है और अंदर 0 होती है। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, ये कंडक्टर है ना, तो कंडक्टर का पोटेंशियल जो सरफेस पे है वही अंदर होता है, और सरफेस पे नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल नॉन जीरो होगा, बाहर तो नॉन जीरो होगा, सरफेस पे भी नॉन जीरो होगा और अंदर भी नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बोलना चाह रहा है कि बाहर नॉन जीरो है और एकदम से 0 हो गई, जैसे आप सरफेस के बाहर जाओगे नॉन जीरो है, सरफेस के जैसे ही अंदर आओगे वो 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पोटेंशियल के साथ ऐसा नहीं होता, बाहर रहो चाहे अंदर रहो पोटेंशियल कुछ ना कुछ रहता ही है, मतलब ठीक है, बाहर तो नॉन जीरो रहेगा अंदर भी नॉन जीरो रहेगा, ठीक। मतलब अब देख ले, यहां पे देख लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr,
ये होता है, हमें रिलेशन पता है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड द कंडक्टर, E इज 0, E इज इक्वल टू 0, ठीक। तो dV इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो dV कहीं से भी कहीं लगा लो, यहां लगा लो, यहां से लेके सरफेस पे लगा लो, ये 0.1 ले लो और ये 2 ले लो, ठीक है, 1 से 2। तो अब इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा V1 से V2, तो इसका इंटीग्रेशन V और इस पर लिमिट लगेगी V1 से V2 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू 0, तो V1 इक्वल टू V2, तो जितना सरफेस पे उतना अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक इसमें क्या इसमें बोला क्या था एक्चुअली में देख लेते हैं। इसमें बोला था वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, इज द, हाँ ठीक है, इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस, तो हम बोलेंगे नो। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें हम सीधा बोल सकते हैं नो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक ही बात है, चार्जेस जो हैं वो स्टैटिक कंडीशन में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वो हमने प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होती है, लेकिन अभी भी पोटेंशियल जो है वो कुछ ना कुछ होता है, जितना सरफेस पे होगा उतना अंदर होगा, ठीक है। इज नॉट डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस, ऐसे लिख लो, अक्रॉस द सरफेस ऑफ, इसमें क्या दिया था, कंडक्टर ही दिया था ना, देख लेते हैं उसको, ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है, ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो ये हमने देख लिया ई पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, एफ पार्ट भी देख लेते हैं इसका। इसमें बोल रहा है व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। अच्छा, तो ये तो हम कर चुके हैं एफ पार्ट। इसमें क्या है, इसमें बोल रहा है कि सिंगल कंडक्टर को आप कैपेसिटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या कैसे समझाओगे, एक मिनट। व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटेंस होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो उसको आप कैसे समझाओगे किसी को। तो उसको ऐसे समझाएंगे कि देखो, कैपेसिटर जो होता है वो बनता 2 कंडक्टर से है, ठीक है। फॉर अ सिंगल कंडक्टर, the other conductor can be assumed to be at infinity, ठीक है। सिंगल कंडक्टर के लिए दूसरा उसका कंडक्टर है, क्योंकि कैपेसिटर तो 2 कंडक्टर से बनता है, और जो दूसरा कंडक्टर है उसको हम इन्फिनिटी पे एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। तो अब ये एफ पार्ट भी हो गया। इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, जी पार्ट। गेस अ पॉसिबल रीजन व्हाई वाटर हैज अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 80 देन से माइका इक्वल टू 6। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो वाटर होता है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना ज़्यादा क्यों होता है, 80 के बराबर, एज़ कंपेयर टू माइका उसका 6 होता है। एक्चुअली क्या होता है वाटर के अंदर,
वाटर में हमारे पास जी पार्ट है, ये इसको देख लेते हैं। वाटर में देखो होता क्या है, ये H जैसे H2O है ऐसे, तो इसका एक डाइपोल यहाँ पे 2 नेगेटिव आता है, डेल्टा -2 डेल्टा, और ये प्लस डेल्टा, ऐसा कुछ होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका कुछ एक डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से अगर आप वाटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो इसके जो वाटर के जो डाइपोल मोमेंट्स है वो तो इर्रेगुलर ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं लगाओगे बाहर से, ऐसा कुछ मान लो, ऐसा मान लो, ठीक है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे, ऐसा मान लो, आपने मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया, ऐसे लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल कैसे घूम जाएंगे बताओ? ये डाइपोल ऐसे घूम जाएंगे। हमने पढ़ा ना कि डाइपोल के ऊपर टॉर्क लगता है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो ये डाइपोल ऐसे ऐसे आ जाएंगे सारे ऐसे, ठीक है, टॉर्क लग जाएगा इनके ऊपर ये। तो अब ये ऐसे आ गया तो इधर नेगेटिव आ जाएगा इस वाले सरफेस पे। मैं एक वाटर का एक सैंपल ले रहा हूं, ठीक है, जिसमें वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो इस वाले सरफेस पे आ जाएगा नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे पैदा हो जाएगी, मतलब एक मतलब जो इसका डाइपोल मोमेंट है वो सारे एक ही डायरेक्शन में आ गया तो बढ़ गया, ठीक। तो ऐसे क्या होगा कि इसके अंदर एक इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसको। और ये जो हमने बाहर से लगाया था ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी इसके अंदर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी E माइनस E इंड्यूस्ड। अब ये जो है E इंड्यूस्ड ये थोड़ा मतलब अच्छा खासा होगा एज कंपेयर टू माइका। ये वाटर लिया है हमने, ठीक है, तो इसमें E इंड्यूस्ड ज़्यादा हो जाता है तो ये वैल्यू पूरी कम हो जाती है, ठीक। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E नेट को हम ऐसे भी बोलते हैं, E नेट इक्वल टू E बाय K, ठीक, K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो अगर हमारा E इंड्यूस्ड ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये जो डाइपोल हैं वाटर मॉलिक्यूल के ये रोटेट हो गए और इधर पॉजिटिव आ जाएगा इधर नेगेटिव आ जाएगा। ये मैकेनिज्म पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने डाइलेक्ट्रिक की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने पढ़ा है कि ऐसे ये इंडक्शन हो जाता है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो अब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ गई, ठीक है, वो ज़्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो ये पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐसे देते हैं फॉर्मूले से, तो E अपॉन ई नेट। अब अगर ई नेट अगर हमारा कम हो गया तो के अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ऐसे हमारा के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कम हो जाती है। कम क्यों होती है? क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी सिग्निफिकेंट हो जाती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द वाटर, ठीक। लेकिन माइका में ऐसा नहीं होता। माइका में जो डाइपोल्स हैं वो परमानेंट डाइपोल तो है नहीं, ठीक है, तो उसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम होती है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो ई नेट क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। ई नेट ज़्यादा होगा तो के की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है क्योंकि उसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है और वो इजीली रोटेट हो जाता है, ठीक है, वो रोटेट होके ऐसे ऐसे आने लगता है तो सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो उस वजह से इंडक्शन अच्छा खासा हो जाता है जिसकी वजह से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छी खासी हो जाती है
और फिर ई नेट जो उसके अंदर होता है वो कम हो जाता है। ई नेट कम हो जाता है तो अपने आप ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जी पार्ट, और इतने ही पार्ट थे। हाँ, तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये कोई हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और यहाँ पे हमारा लेक्चर भी ख़त्म हो गया है, और बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।